बच्चों जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें क्या करेंगे हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उनमें दो रूल्स होते हैं। तो रूल फर्स्ट है आपका टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाई ए होल नंबर, यानी क्या करेंगे हम किसी भी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। होल नंबर क्या होते हैं ये आप जानते हो। तो ये कोई एक एग्जांपल है, इसमें 3/5 एक फ्रैक्शन है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखिए जो नोमिनेटर पार्ट है ना फ्रैक्शन का, उसमें सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर का, यानी होल नंबर का मल्टीप्लाई सिर्फ किधर होगा नोमिनेटर पार्ट में। तो देखिए 4 3 कितना होगा 12, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा एज इट इज, 5 है तो 5 रहेगा, ठीक है। और रूल नंबर 2 होता है बेटा टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाई अनदर फ्रैक्शन, यानी किसी भी एक फ्रैक्शन को हम किसी एक दूसरी फ्रैक्शन से क्या करें मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं बेटा नोमिनेटर पार्ट को नोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। अगर हमें दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ नोमिनेटर, एन फॉर नोमिनेटर बताया था आपको। तो इसमें जो नोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। तो देखिए 4 2 या 8 और 7 3 या 21। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रैक्शंस का। और इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि पहला है हमारा टू मल्टीप्लाई मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन विद अ फ्रैक्शन वी फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी मिक्स्ड नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उस मिक्स्ड नंबर को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, देन अनदर फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करना है ये आपको अभी बताया मैंने ऊपर, ठीक है। सेकंड ध्यान देने वाली बात ये है बेटा इसमें कि इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव से सम कॉमन फैक्टर, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये 2/3 लिखा था, इसकी जगह कोई और नंबर होता जिसके कुछ कॉमन फैक्टर होते, तो उसको हम सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं देन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2/3 की जगह सपोज दैट मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, देखिए ये इसका एग्जांपल नहीं है, जैसे मेरे पास है 21/3, ठीक है। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं 3, ठीक है। तो 3 को मैं 3 से कैंसिल करूँगा इनके कॉमन फैक्टर्स को। देखो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी 7/1 सिंपल फॉर्म आ जाएगी। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं पहले उसे कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल नंबर में, देन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेकंड ध्यान देने वाली बात ये थी। और थर्ड है बेटा इफ़ प्रोडक्ट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपने किन्हीं दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट किया और वो आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन हम क्या करेंगे उसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। इसका मीन्स ये होता है बेटा कि जैसे मेरे पास कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/2 ऑफ 3, 1/2 ऑफ 3, तो इस ऑफ का सिंपल मीनिंग होता है यहाँ फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जांपल देखिए 1/2 ऑफ 3, इसका मीन्स होगा कि 1/2 का मतलब 3 का 1/2 पार्ट, यानी इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, ऑफ की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई का साइन। देन आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, 3 1 जा 3 और 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये ऑफ का मीनिंग होता है। इसकी जगह और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मैं एग्जांपल में ले सकता हूँ 1/2 ऑफ ए वीक, 1/2 ऑफ ए वीक। तो आप यहाँ क्या करेंगे 1/2 तो आपका एक नंबर है ही, ऑफ का मीनिंग हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और आप वीक को कन्वर्ट कर लोगे डेज में। वीक जानते हो आप, एक वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 1/2 और ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और वीक कितने हो जाएंगे 7 डेज, तो 7 कितना आ जाएगा 2, तो 7/2 क्या आ जाएगा डेज, ठीक है। इस तरीके से वीक की जगह अगर मंथ दिया होता
तो भी हम डेज में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। इसकी जगह और भी हो सकता है, रुपीज़ हो सकता है, तो 1 रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे फ्रैक्शंस का तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उनमें प्रॉपर्टी नंबर 1 है बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी जीरो की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई जीरो, अगर किसी भी फ्रैक्शन को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन आएगा फ्रैक्शंस का, वो होगा बेटा हमारा जीरो। यानी जीरो से किसी भी फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा जीरो। देखिए एग्जांपल 2/3, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, जीरो से, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो से हमेशा आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में तो जीरो ही आएगा। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसके बाद बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है, वो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी जैसे जीरो की प्रॉपर्टी थी वैसे ही 1 की भी प्रॉपर्टी होती है। तो 1 की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 1 गिव्स द फ्रैक्शन इटसेल्फ। इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ है बच्चों कि 8/19 एक कोई फ्रैक्शन है हमारी, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो जो फ्रैक्शन थी हमारी वही रहेगी मल्टीप्लाई करने पर। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी फ्रैक्शन में करोगे आप तो फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगी, 1 के मल्टीप्लाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन इटसेल्फ रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बेटा, कम्यूट, इसमें एक वर्ड होता है कम्यूटेटिव में, कम्यूट। कम्यूट का मीनिंग होता है स्थान बदलना, ठीक है। तो फ्रैक्शन कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर देयर प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि अगर फ्रैक्शंस को आप किसी भी ऑर्डर में, ऑर्डर मीन्स हो गया कि जैसे ये एग्जांपल में 1/5 आगे लिखा हुआ है और 2/7 पीछे लिखा हुआ है, तो इसका हम ऑर्डर यानी इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर बदल सकते हैं। 2/7 को आगे लिख सकते हैं और 1/5 को पीछे लिख सकते हैं। और ऑर्डर चेंज करने पर जो प्रोडक्ट है वो बदलता नहीं है, वो कैसा रहता है, रिमेन्स सेम। तो जैसे एग्जांपल में 1/5 है और मल्टीप्लाइड बाई 2/7, तो देखिए इसमें 1/5 आगे और 2/7 पीछे, तो इसका ऑर्डर ये लगा हुआ है। तो इसका आंसर आया है बच्चों 2 × 2 और 7 × 5 = 35। इसका आंसर क्या आया है 2/35। अब मैंने क्या किया इसमें कि इस फ्रैक्शन को आगे लिख दिया, इस फ्रैक्शन को पीछे लिख दिया, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया। देन हमारा आंसर भी कितना आया है, सेम आया है 2/35। तो ये क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, समझ गए होंगे आप। अब अगला होता है बेटा, अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, ये भी कम्यूटेटिव की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें हम दो फ्रैक्शंस के बीच में बता रहे थे कम्यूटेटिव लॉ को। अब यहाँ क्या होता है कि 3 या फिर 3 या 3 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो आंसर क्या आता है सेम। देखिए एग्जांपल, जैसे 1/4 है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, यानी ये तो ब्रैकेट में एक फ्रैक्शंस का अलग लिखा हुआ है और ये 1/4 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, यानी ये इसका ऑर्डर क्या हो गया कि 1/4 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 3/112। अब क्या करते हैं बेटा कि जो 1/4 में आपने मल्टीप्लाई किया था ना इन दोनों के प्रोडक्ट का, अब हम क्या करते हैं 1/4 और 2/7 को का करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करते हैं 3/8 में। अब यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है 3/112, ठीक है। तो आंसर सेम आ रहा है। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा अपनी बुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज निकालिए 2.2, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे आप, जैसे ये पहला ही है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 0। आप जीरो की प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे मल्टीप्लिकेशन की कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। इस तरीके से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है सेकंड, ठीक है। इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर क्या रहेगा इटसेल्फ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हो, आप इसको इजीली क्वेश्चन फर्स्ट को कर सकते हो। और बेटा जो क्वेश्चन सेकंड है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है आपको, प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रोडक्ट का भी इसमें
जो हमने रूल्स बताए थे उनका यूज़ करना है। अब देखिए आप 333 में डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको सिंपल मैनर में करने के लिए आपको हमने रूल्स बताए थे। रूल्स क्या थे कि अगर फ्रैक्शन में कॉमन फैक्टर्स अगर मिलते हैं हमें तो हम उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ 11 से 99 इजीली कैंसिल हो जाएगा, 11 9 या 99, ठीक है। तो 11 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, 11 बन जाए 11 और 11 9 या 99। तो ये क्या हुआ, आपने 99 और 11 को रिड्यूस कर दिया 9/1 में। किस में कर दिया, 9/1 में। और 3 से आप 333 को कैंसिल कर सकते हो, 3 बन जाए 3 और इसको कैंसिल करोगे 111 टाइम्स। कितने टाइम्स, 111। तो अब ये क्या निकल जाएगा, 1/1 इंटू 9/111। अब देखिए ये पिछले जो क्वेश्चन था हमारा उसके कंपैरिजन में ये कितना इजीली हो जाएगा। देखिए 9 बन जा 9 और 111 बन जा 111। तो ये सिंपल तरीके से हो गया। तो आपको इन सारे प्रोडक्ट्स में यही ध्यान रखना है कि कोई अगर हमारा कॉमन फैक्टर मिलता है उसको इजीली कैंसिल आउट कीजिए, उसके बाद कीजिए। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगा थोड़ा लेंदी, ठीक है। तो पहले आप इनको कैंसिल आउट करके सिंपल मैनर में करना सीखो। सेकेंड है बेटा, थर्ड है फाइंड। अब ये फाइंड में क्या है बेटा, ऑफ का यूज़ है। ऑफ क्या होता है, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऑफ का मैंने मीनिंग अभी बताया था आपको। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 7/15 ऑफ 285। ऑफ का सिंपल मीनिंग मल्टीप्लाई बताया था। तो आप इसको कैसे करोगे, 7/15 मल्टीप्लाइड बाई 2/85। जो भी फ्रैक्शन कॉमन फैक्टर मिल रहा है उनसे कैंसिल आउट कर लोगे और इसको सिंपल लिख दोगे यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। तो ऐसे ही सब ये जितने भी ऑफ हैं इनका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये इजीली हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बताया था आपको रुपी का, रुपी में कितने पैसे, 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो ये लिखा हुआ है 1/2 ऑफ ए रुपी। इसका मीनिंग हो गया 1/2 तो एक नंबर है, ऑफ का मीनिंग हो गया मल्टीप्लिकेशन और रुपी को आप कन्वर्ट कर लोगे पैसों में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 1/2 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन और रुपी का मीनिंग हो गया रुपी, 1 रुपी होगा उसमें कितने होंगे, 100 पैसे। तो रुपी को कन्वर्ट कर लेंगे पैसों में, वो हो जाएगा हमारा 100। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 100 कैंसिल कर दो 50 टाइम्स। तो 50 बन जा 50 यानी 50 पैसे। क्या आएगा, 50 पैसे। इस तरीके से आप क्या करोगे, इन सभी को सॉल्व करोगे। ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, और ये केजी और ये रुपीज़, ये सब आपको डेटा पता होना चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे, ठीक है। अब बेटा स्टार्ट होते हैं यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से करना है इसका बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं भेजूँगा, ठीक है। 5 है आपका वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 होल 3/4 लीटर ऑफ मिल्क इफ़ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज़ कितने रुपीज़, 21 होल 4/5 पर लीटर। इन्होंने कहा है कि इतने लीटर मिल्क है हमारे पास और 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है, तो आपको इतने लीटर मिल्क की कॉस्ट बतानी है। तो ये जो आपका 5th वर्ड प्रॉब्लम है इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। ये इतनी कॉस्ट दी हुई है आपको, कॉस्ट पूछी है आपसे इतने लीटर मिल्क की। तो आप सिंपल इस तरीके से करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क हमको दी हुई है, कितनी है बेटा, 21 होल 4/5 रुपीज़ पर लीटर। पर लीटर का मीन्स क्या हो गया, 1 लीटर की कॉस्ट, ठीक है। पर लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर की कॉस्ट इतनी दी हुई है, आपको कॉस्ट बतानी है इतने मिल्क की, कितने की, 6 होल 3/4 लीटर की, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, इतने लीटर्स में 1 लीटर की जितनी कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने लीटर मिल्क है, इसमें 1 लीटर मिल्क की जितनी कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें आपकी कॉस्ट आ जाएगी इतने लीटर मिल्क की। तो सिंपल है ये वाला। क्वेश्चन 6 है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद लेंथ इतने मीटर एंड ब्रेड्थ इतने मीटर। ये आपको करा चुका हूँ मैं, वो था पेरीमीटर का क्वेश्चन, उसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा था, इसमें लगेगा एरिया का फॉर्मूला। किसका लगेगा, एरिया का।
देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप पहले इसका लेंथ और ब्रेथ लिखोगे, देन उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन लेंथ और ब्रेथ का क्या कर दोगे मल्टीप्लिकेशन, तो आपका एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ये भी सिंपल था, ठीक है। अब बेटा आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th में क्या है, इन ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट, एक क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, उनमें से नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं बेटा 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ये समझने वाला क्वेश्चन है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा हमारे पास, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 36। अब उन्होंने कहा इसमें कि द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी बॉयज़ का जो है नंबर, आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल 2/3 ऑफ, यहाँ ऑफ का यूज़ हो रहा है बेटा 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी 36, तो 2/3 ऑफ 36। तो यहाँ से देखिए ऑफ का यूज हुआ। अब यहाँ से इजीली हम नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगा वो आप निकालोगे, देन आप बताओगे हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम। अब इस टोटल, इसमें बेटा जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 36 स्टूडेंट की है। इसमें से बॉयज़ किस तरीके से निकालने हैं वो हम निकाल चुके, ठीक है 2/3 ऑफ 36। अब बॉयज़ का कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ठीक है यहाँ पर। तो अब हमें गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है क्लास में, तो कैसे करेंगे, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से ये जो बॉयज़ का नंबर निकल के आएगा उस टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस कर देंगे। जब ये टोटल स्टूडेंट हैं तो इसमें गर्ल्स भी होंगी और बॉयज़ भी होंगे, तो हमने जो बॉयज़ का नंबर निकलेगा, जो बॉयज़ का नंबर निकलेगा उसको माइनस कर देंगे हम टोटल स्ट्रेंथ में से, तो जो बचेगा नंबर वो गर्ल्स का होगा, ठीक है। तो गर्ल्स भी आप फाइंड कर सकते हो कैसे, गर्ल्स इक्वल जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, टोटल स्ट्रेंथ माइनस नंबर ऑफ बॉयज़। ये थोड़ा समझने वाला था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है बेटा आपका, इन एक 7th तो हो गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, इन ए बास्केट हैविंग 144 ऑरेंज 1/6 ऑफ द टोटल ऑरेंज आर रॉटन, यानी एक बास्केट में टोटल ऑरेंज कितने 144। तो आप इसको लिखोगे टोटल ऑरेंज कितने 144, टोटल ऑरेंज इन बास्केट, आप पूरी लैंग्वेज लिखोगे कितने 144। इनमें से बेटा 1/6 ऑफ द टोटल ऑरेंज, टोटल ऑरेंज इतना है। अब इस टोटल ऑरेंज के 1/6 पार्ट ऑरेंज क्या है रॉटन, रॉटन मीन्स होता है सड़े हुए, ठीक है। तो 1/6 ऑफ टोटल ऑरेंज क्या है ख़राब हैं, ठीक है। तो आप अगर आप रॉटन ऑरेंज निकालते हो तो कैसे निकालना पड़ेगा बेटा 1/6 ऑफ टोटल ऑरेंज। तो यहाँ से आपको रॉटन एप्पल की जो संख्या है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है इसमें हाउ मैनी ऑफ देम आर इन गुड कंडीशन। जब आप रॉटन नंबर निकाल लोगे, जो भी नंबर आएगा उसको टोटल ऑरेंज में से माइनस कर देना, तो जो बचेंगे ऑरेंज वो आपके गुड ऑरेंज होंगे या फिर गुड कंडीशन में होंगे वो ऑरेंज होंगे, ठीक है। तो ये था आपका आंसर नंबर 8, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। तो मैथ बेसिकली कॉपी करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए और आपको खुद करना सीखना। अब बेटा अगला क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन, टू स्टिच ए ड्रेस, यानी एक ड्रेस को सिलने के लिए 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड, यानी इतने मीटर क्लॉथ यानी कपड़ा क्या होता है चाहिए होता है हमको। इफ़ द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज़ इतने रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द ड्रेस, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल ड्रेस की जो रिक्वायरमेंट होगी क्लॉथ की उसकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा ये भी सिंपल ही है, आपको बस समझने की ज़रूरत है इसमें। देखिए कैसे करेंगे,
देखिए मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, लैंग्वेज आपको कंप्लीट लिखनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा है टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड, तो आपको इतना ही नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच ए ड्रेस। ये पूरा कंप्लीट होगा आपका लैंग्वेज में, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड। तो टोटल क्लॉथ जो है कपड़ा, वो कितना रिक्वायर होता है हमको एक ड्रेस के लिए, 4 होल 1/2 मीटर, ठीक है। देखिए 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड होता है हमको। और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी है बेटा, 77 होल 5/6 रुपीज़। इतनी कॉस्ट है 1 मीटर क्लॉथ की। तो आपको कॉस्ट बतानी है टोटल क्लॉथ की, ठीक है। तो टोटल क्लॉथ कितना है हमारा, इतने मीटर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट थी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्लॉथ की, टोटल क्लॉथ में, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो एक फाइनल आंसर आएगा आपका, वही होगी कॉस्ट टोटल क्लॉथ की, ठीक है। तो ये 9 का बेसिक आइडिया बताया मैंने आपको। अब 10th क्वेश्चन है बेटा कि मिस्टर राणा अर्न्स 24,500 पर मंथ, यानी जो मिस्टर राणा हैं वो 24,500 रुपीज़ पर मंथ की उनकी क्या है, इनकम है, या फिर वो इतने रुपए कमाते हैं, ठीक है। ही स्पेंड्स 9/10 ऑफ हिज इनकम, यानी उनकी जो टोटल इनकम है उसका 9/10 पार्ट, यानी 9/10 ऑफ टोटल, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, हिज इनकम एंड डिपॉजिट, सॉरी स्पेंड, इतनी मनी क्या कर देते हैं वो अपने टोटल मनी की 9/10 पार्ट, यानी 9/10 ऑफ 24,500 वो क्या कर देते हैं, स्पेंड, यानी खर्च कर देते हैं। तो खर्च कितनी की है उन्होंने मनी, ये आप इजीली इसी तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। एंड डिपॉजिट द रिमेनिंग मनी इन हिज बैंक, और जो मनी बचती है उसको बैंक में जमा कर देते हैं। तो जो टोटल मनी है उसमें हमने उसका 9/10 पार्ट वो खर्च कर देते हैं। तो खर्च किया हुआ जो रुपए होंगे बेटा वो हम टोटल में से माइनस कर दें, जो खर्च किए हुए रुपए निकल के आएंगे उसको आप टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो वो होंगे उनके पास रिमेनिंग मनी, यानी उनके पास कितने रुपए बचते हैं, उतने रुपए वो कर देते हैं बैंक में डिपॉजिट, ठीक है। अब हाउ मच मनी डज ही सेव इन अ ईयर, तो आप देखिए वो 1 मंथ में जितनी भी उनकी रिमेनिंग मनी निकल के आएगी 1 मंथ की, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप 12 का, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होंगे बेटा, 12, ठीक है। 1 ईयर में 12 मंथ होंगे, तो 1 मंथ में वो जितनी सेविंग करते हैं उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देना, तो वो 1 ईयर में कितना सेव करेंगे मनी को वो ईजिली निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 फिनिश